नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि UGC नेट 2023 जून की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोले जा चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, कुछ भरने वाले होंगे। तो फॉर्म भर चुके हैं काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे आप में से इस संशय में होंगे कि इस बार फॉर्म भरें या ना भरें, क्योंकि उन्हें अपनी तैयारी पर उतना भरोसा नहीं होगा। तो ये आज का वीडियो ज़्यादा उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी तैयारी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, या ऐसे लोग जिन्हें ये कन्फ्यूज़न है कि बहुत कम समय अब परीक्षा के लिए रह गया है, तो कैसे हम इस कम समय को यूटिलाइज़ करें ताकि हम परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और नेट या फिर उससे भी आगे चल करके JRF को हासिल कर सकें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि ये मुश्किल से 1.5 से 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो इस समय को हम कैसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें, कैसे इसका सदुपयोग करते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतरीन बना सकें। तो मैं एक रणनीति आपके लिए लेकर के आया हूँ, स्ट्रेटजी, और आप में से अपने हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए उसमें से आप चलिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैं आपको एक यहाँ पर रणनीति दूंगा, यानी एक तरीका आपको बताऊंगा UGC नेट हिंदी को लेकर के, ताकि आपकी जो है इस समय को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को। तो हम शुरू करते हैं। UGC नेट 2023 जून का अटेम्प्ट है, तो इसकी स्ट्रेटजी हम कैसे तैयार करें। आप सब लोग जानते ही हैं UGC नेट की जो परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यानी पेपर 2 हमारा क्या है, पेपर 2 हमारा है हिंदी साहित्य। तो पेपर 1 को लेकर के आप में से बहुत सारे लोगों में सबसे ज़्यादा दुविधा इसी पेपर को लेकर होती है, क्योंकि हमने पेपर 1 में जो चीज़ें हमारी सिलेबस में दी हुई हैं हमने वो कभी जीवन में नहीं पढ़ी होती। परीक्षा की तैयारी करते हुए ही हम पहली बार इन चीज़ों को पढ़ते हैं। आप में से कोई शायद BEd कर रहा होगा या करने वाला होगा, तो उसे शायद पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का हमें आइडिया नहीं होता। तो इस पेपर 1 को लेकर के मैं पहले चलता हूँ। पेपर 1 की अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैंने इसको लेकर के भी एक वीडियो बनाया है, जो इस चैनल पर देखा गया शायद सबसे ज़्यादा देखा गया वीडियो है। लगभग 9000 व्यूज़ उस पर हैं, तो उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो पेपर 1 को लेकर के मैंने उस वीडियो में भी कहा है, जो पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं, विशेष रूप से पेपर 1 को लेकर के, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस डिफाइंड तो है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है। तो पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं वही हमारे लिए की पॉइंट होंगे इस पेपर 1 को समझने के लिए। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है आप बनाइएगा, यानी जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें तैयार है, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें दिया हुआ है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए हैं। अच्छा, पेपर 1 आप कहीं से भी उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पेपर 2 आपका हिंदी है तो उसी के आप क्वेश्चंस उठाएंगे। आप हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, जो है एडल्ट स्टडी के, जिस मर्जी के पेपर उठाइए और वहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस एक तरफ लिख लीजिए। 50 से 55 क्वेश्चन आप अगर हर यूनिट से कर लेंगे तो लगभग 500 प्रश्नों में आपका पेपर 1 पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है उसको पढ़ लीजिए यूट्यूब पर। पेपर 1 तो मैंने जब क्लियर किया था तो आई स्कोर 37 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। तो 37 जो है प्रश्न मेरे सही हुए थे और मैंने केवल और केवल YouTube से पढ़ा था। तो मेरे पास एक थोड़ा सा ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ज़रूर थी, लेकिन उससे मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं ली थी। पेपर 1 मैंने पूरा YouTube से पढ़ते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सहायता से मैंने 50 में से 37 क्वेश्चन सही किए थे। तो आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आजमा सकते हैं। और उसमें मैंने ये किया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन एक तरफ रख लिए, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन एक तरफ कर लिए, उसके बाद जो है एजुकेशन के, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के और इस तरह के सारे जो है क्वेश्चंस इस तरह से एक एक करके बनाता गया और यूनिट वाइज उन्हीं कॉन्सेप्ट को तैयार करता गया जो पीछे पूछा गया था, और इससे मुझे काफ़ी हेल्प पेपर 1 में होती गई। तो पेपर 1 क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है, 2 महीने बहुत लंबा समय नहीं होता है, तो इस स्ट्रेटजी को अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है पेपर 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है जो असली हमारा पेपर है कि 150 में से 100 प्रश्न जिस पेपर से पूछे जाने होंगे वो होगा हमारा जो हमारा विषय होगा, यानी मेन सब्जेक्ट होगा पेपर 2
और हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य। तो हिंदी में भी आप जानते हैं 10 यूनिट होती है, उन्हीं 10 यूनिट के हिसाब से हमें पढ़ना होता है। तो उनमें अब इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस पेपर 2 का होता है। तो क्या ऐसा करें, किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आए। तो इससे पिछला जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था वो पिछले 4-5 सालों में किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस जो है एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस करके आपको पूरा बताया था। तो आप ये अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं कि किस यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमने वहाँ पर देखा था कि जो यूनिट 5 से लेकर के, यानी यूनिट 5 इकाई 5 से लेकर के जो है हिंदी कविता यूनिट 5 से लेकर के और यूनिट 10 तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए थे। यूनिट 5 टू यूनिट 10 यानी 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10, ये सारे इसमें क्या लगे हुए हैं। अगर आपने सिलेबस देखा हुआ है तो यूनिट 5 में है हिंदी कविता, हिंदी 6 में है, छठी जो यूनिट है उसमें लगे हुए हैं आपके 12 या 13 उपन्यास, ठीक है। फिर ये है कहानी का, यह है नाटक का, यह है निबंधों का यूनिट। इसमें कुछ सर्टेन रचनाएं ही हमारे पास लगी हुई हैं। इसमें जो है हिंदी कविता का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, वो वाला सिलेबस नहीं होगा, वो यूनिट 2 में है। हिंदी कविता में कुछ स्पेसिफिक कविताएं आपके पास दी हुई हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्पेसिफिक रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस अब ज़्यादातर पूछे जाने लगे हैं। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि सबसे पहले यूनिट 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इसमें जो रचनाएं लगी हुई हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये 5 यूनिट तैयार कर ली तो आपका बहुत अच्छा एक बेस बनेगा और यहीं से अब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ये मैं नई पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, बदलता ट्रेंड। अब जो है स्पेसिफिक रचनाओं पर ही पूछा जा रहा है। अब आपसे बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, रचनाओं पर जो है अब एनटीए के द्वारा ज़्यादातर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ अब पढ़ना कैसे है इन 5 यूनिट्स को। तो कोई भी यूनिट हम उठा लेते हैं, जैसे यूनिट 8 आप पढ़ रहे हो, वो है हिंदी कहानी, और यही आपको हर यूनिट पर जो है अप्लाई करना है, यही वाली स्ट्रेटजी हिंदी कहानी। तो जैसे हिंदी कहानी में जो रचनाकार लगे हुए हैं 12-13 रचनाकार यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो जैसे मैं एक रचनाकार का एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, यहाँ पर भीष्म साहनी एक कहानीकार हैं, उनकी 2 कहानियाँ हमारे पास लगी हुई हैं। एक तो है अमृतसर आ गया है, अमृतसर आ गया है, और एक है चीफ की दावत। ये 2 कहानियां उनकी मेंशन है सिलेबस में। तो ये 2 कहानियां तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ हो जाए। तो इन 2 कहानियों का आपको पात्र, ठीक है, ये कहानियां क्या कहना चाहती हैं, इन कहानियों में क्या क्या होता है, पूरा कथानक आपको एक तरह से तैयार होना चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इस तरह से ये 2 कहानियां तो आपको तैयार करनी ही करनी है। साथ ही साथ कहानीकार भीष्म साहनी पर भी आपका जो है फोकस होना चाहिए। भीष्म साहनी की जितनी भी कहानियां आपके जो है सिलेबस में लगी हुई, भीष्म साहनी क्योंकि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो इनकी जितनी भी कहानियां बाकी हैं उनका भी आपको कालक्रम सहित पूरा याद होना चाहिए। यानी जो कालक्रम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग शायद ये घबराते होंगे ज़्यादातर कि ये कालक्रम तो बहुत लंबा चौड़ा है, हज़ारों हजार जो है रचनाकार हमारे पास लगे हुए हैं और उन्हें फिर कालक्रम से भी याद करो, ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। तो कालक्रम वाले जो क्वेश्चंस हैं या कई बार जो मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। जो कहानीकार, जो रचनाकार आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उन्हीं के जो है कालक्रम पूछ लिए जाते हैं। तो भीष्म साहनी की जैसे अन्य जो कहानियाँ हैं उन्हीं का कालक्रम आपने याद कर लिया। इसी तरह से जैसे हिंदी उपन्यास में, अगर इसी तरह से जैसे हिंदी कहानी के बाकी सारे कहानीकार आपने तैयार कर लिया। इसी तरह से अज्ञेय एक कहानीकार लगे हुए हैं आपके सिलेबस में। अज्ञेय की एक ही कहानी यहाँ पर लगी हुई है, गैंग्रीन। गैंग्रीन का दूसरा नाम है रोज कहानी। ये गैंग्रीन कहानी भी आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो ये कहानी तो आपको तैयार करनी ही है, इसके सारे पात्र आपको पता हो, इस कहानी में क्या क्या होता है। एक तरह से अगर कहानी का समय हो तो पूरी कहानी ही पढ़ लीजिए, वरना समरी तो पढ़ ही लीजिए सारांश रूप में, है ना, शॉर्टकट में। तो इसको तो तैयार करना ही है। साथ ही साथ आपको कहानीकार अज्ञेय को भी तैयार करना है। जैसे अज्ञेय किस धारा के जो है कहानीकार हैं, अज्ञेय का जो है बहुत सारी जगहों पर योगदान है, कविता में, निबंधों में, यात्रा वृत्तांतों में। लेकिन कहानीकार अज्ञेय जो है कहाँ प्रसिद्ध है, तो मनोविश्लेषण जो कहानी की धारा थी
मनोविश्लेषणवाद, तो वहाँ पर अज्ञेय का बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह से अज्ञेय की और कहानियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे विपथगा, परंपरा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये 7 कहानी संग्रह उनके हैं, वो कालक्रम आपको याद हो। तो जो कहानीकार आपके लगे हुए हैं उन्हीं का कालक्रम आप अच्छे से तैयार करिए। ये जो कहानियाँ लगी हुई हैं इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपकी सारी यूनिट बाय यूनिट आपकी सारी जो है समस्याएं सॉल्व होती रहेंगी, आप सारे यूनिट्स को अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे। तो यह है हमारी पहली बात कि सबसे पहले आप यूनिट 5 से यूनिट 10 तक जाइए, और मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि पहले गद्य पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप नई तैयारी कर रहे हैं तो आप गद्य पर फोकस कीजिए, और अगर आपने पहले तैयारी आपने अच्छे से कर ली है और आप केवल समय को यूटिलाइज अच्छे से करना चाहते हैं तो आप पीछे के यूनिट्स पर भी ध्यान दे सकते हैं, यानी यूनिट 5 जो हिंदी कविता है वहाँ से भी कर सकते हैं। और आप बिल्कुल नए हैं और 2 महीने में ही आप कुछ कर चाहते हैं कि इस परीक्षा में अच्छा से अच्छा परिणाम आपका आए, तो यूनिट 6 से आप शुरू करिए, हिंदी उपन्यास से या हिंदी कहानी से। यूनिट 7 हिंदी कहानी, हिंदी, फिर उसके बाद नाटक है, फिर निबंध है, और फिर 10वां जो अन्य गद्य विधाएं हैं। ये 4 यूनिट आप अच्छे से कर लीजिए। जो रचनाकार लगे हुए हैं, जो रचनाएं लगी हुई है, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपका लगभग 30 से 40%, मेरा तो मानना है कि कम से कम 40% हिस्सा आपका इन 4 यूनिट्स में अच्छे से कवर हो जाएगा, बिल्कुल डन एंड डस्टेड हो जाएगा। इसके बाद आपको तैयार करना है जो नए विद्यार्थी हैं, उसके बाद आप यूनिट 5 पर आपको आना है, जो है हिंदी कविता। इसमें बहुत सारे कवि लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत सारी कविताएं इसमें लगी हुई हैं, और कविताओं में भी कुछ तो खंड काव्य सीधे सीधे लगा दिए गए हैं। जैसे कुरुक्षेत्र आपके जो है सिलेबस में लगा हुआ है, वो पूरा का पूरा खंड काव्य है। तो उसको तैयार करने की स्ट्रेटजी क्या हो, उसका केवल आपको जो है कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया, जिसे मुख्य कथानक कह सकते हैं, कथा वस्तु जो होती है उसकी मेन केंद्रीय संवेदना, वो आपको अच्छे से तैयार हो और थोड़ा बहुत पता हो कि ये किस पंक्ति, ये है किस रचना की ये पंक्ति है। इस तरह से क्वेश्चन यूनिट 5 से पूछे जाते हैं। तो यूनिट 5 पे उसके बाद आप आएंगे, उसके बाद आपको फोकस करना है, वो है आपका यूनिट 2 इकाई 2, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर सिलेबस आप चाहते हैं कहीं से डाउनलोड करना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरा डिटेल सिलेबस आपको अवेलेबल मैंने करवाया हुआ है, बल्कि पिन कमेंट भी वो है, आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा वो हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से आपको क्या करना है, इस यूनिट को आप इसके बाद उन 4 यूनिट्स को करने के बाद, और उसके बाद हिंदी कविता, और उसके बाद आपको आना है हिंदी साहित्य का इतिहास पर। अच्छा, हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बच्चन सिंह पढ़ लीजिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा, इन बहुत सारे बड़े बड़े आलोचकों की सारी किताबें पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 महीने में वो सारा पॉसिबल नहीं है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में केवल और केवल एक रचनाकार मैं आपसे कहूँगा, वो होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ स्थापनाएं आप पढ़ लीजिए, और अगर इनकी किताब पढ़ने का भी आपके पास समय नहीं है तो ये आपको मिल सकता है, इनकी जो शॉर्टकट समरी मिल सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो दृष्टि पब्लिकेशन की गाइड आती है नेट JRF वाली, उसमें रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापनाएं हैं, जो मेन कथन उनके हैं, वो सारा उन्होंने उसमें दिया हुआ है दृष्टि की गाइड में। तो ये बहुत अच्छी गाइड मुझे लगती है UGC नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, कि दृष्टि में रामचंद्र शुक्ल की लगभग सारी बातों को बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन करके दिया हुआ है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आप रामचंद्र शुक्ल का, और इसके अलावा जो है दृष्टि की किताब से इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। अब आपका लगभग 70% सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद आपको आना है, यूनिट 4 पर, जिसे कहा जाता है वैचारिक पृष्ठभूमि। इस यूनिट को इग्नोर किए बिना आपको जो है तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप ये यूनिट छोड़ देंगे तो निश्चित से 6 से 7 नंबर डायरेक्टली जो तर्क स्थापना के क्वेश्चन है वो तो आपके डायरेक्टली जाएंगे ही जाएंगे। और इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं जो रचनाओं की जो है आपके ये रचनाओं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने वैचारिक पृष्ठभूमि अच्छे से इस यूनिट को कवर किया है, आपने समझ लिया कि मार्क्सवाद क्या होता है, अस्तित्ववाद क्या होता है, इसके अलावा स्त्री विमर्श क्या कहता है, दलित विमर्श क्या कहता है हिंदी साहित्य में, तो आपका जो है बहुत सारी रचनाएं आपकी वहाँ से तैयार हो जाएंगी और यहाँ के क्वेश्चंस तो आपके अच्छे से तैयार हो ही जाएंगे।
तो इसका मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वेटेज है। डायरेक्टली तो 5 से 6 नंबर का है, लेकिन इनडायरेक्टली कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने यूनिट अच्छे से कर ली तो 12 से 13 क्वेश्चन आप आसानी से वैचारिक पृष्ठभूमि को बेस बना करके कर सकते हैं। इसके बाद आती है जिस यूनिट को लेकर के अच्छा खासा खौफ हम लोगों के बीच रहता है, उस यूनिट का नाम है यूनिट 3। यूनिट 3 का नाम है साहित्य शास्त्र, या कह सकते हैं काव्य शास्त्र भी। तो इकाई 3 जो है उसका नाम है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, हमने 4 यूनिट जो है गद्य की पढ़ ली हैं, उसके बाद हिंदी कविता पर हमने समय दे दिया है, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास भी तैयार कर लिया है, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा समय आपके पास होगा नहीं साहित्य शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ने का। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जो कम समय में चीज़ हो सकती है उसका नाम है इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसको आप न छोड़ें। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत आसान से, यानी कि बहुत स्टैटिक किस्म के रचना और रचनाकारों का मिलान पूछा जाता है कि आई.ए. रिचर्ड्स की रचना कौन सी है, टी.एस. इलियट की कौन सी है, इस तरह से। यह सिद्धांत पूछ लिया जाएगा, एक तरफ आपके सिद्धांतकार होगा, दूसरी तरफ सिद्धांत होंगे और आपको मिलान करना होगा इस तरह से। तो ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को आप न छोड़ें साहित्य शास्त्र वाले हिस्से में। जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है और उससे थोड़ा सा कठिन किस्म के क्वेश्चन भी आते हैं। तो समय की कमी को देखते हुए आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं, चाहे तो बहुत हल्के में आप उसे पढ़ सकते हैं, बहुत ऊपरी तौर पर। बहुत गहरा जाएंगे तो जो है बाकी पढ़ाई आपकी छूटेगी। और क्योंकि हमें रिवीजन भी यहाँ पर करना होगा इन्हीं 2 महीने के अंदर, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा होगा। और उसके बाद जो बचता है हमारे पास यूनिट 1। अक्सर हम में से जो तैयारी कर रहे होते हैं नए विद्यार्थी, तो हम गलती ये करते हैं कि हम यूनिट 1 से शुरू करते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास जो यूनिट है वहाँ से हम शुरू हो जाते हैं, और वो यूनिट इतनी बड़ी है कि हम उसमें ही लगभग अपना 15 से 20 दिन कई बार जो है खर्च हो जाता है, 1 हफ्ता खर्च हो जाता है। और आप देखेंगे कि परीक्षा में जब आप जाएंगे तो वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुश्किल से 3 से 4 सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं पहली जो यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास से, और हम अपना बहुत अधिकांश समय वहाँ पर गंवा चुके होते हैं। एक तो वो नई यूनिट भी है और नए विद्यार्थी को अट्रैक्ट भी करता है कि इस बोली से ये निकला है, यहाँ से ये निकला है। आप संविधान की बहुत सारी राजभाषा की जो है बहुत सारे जो है वहाँ पर अनुच्छेद पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं उनको, और वो परीक्षा में आता नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता। इस वजह से मैं कहूँगा कि हिंदी भाषा और उसका विकास जो यूनिट है इकाई 1, उसको आप जो है अंत में रखिए, आखिरी में उसको पढ़िएगा। आखिरी के 2 दिन भी अगर आप उस पर ध्यान देंगे, मुश्किल से 2 से 3 घंटे आप उसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा यूनिट 1। तो इस क्रम में अगर आप पढ़ेंगे, इस स्ट्रेटजी के साथ सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप अपने रिज़ल्ट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, अधिक से अधिक अंक आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पेपर 2 में भी जो कुछ चीज़ें नहीं छोड़नी है, वो तो पहली तो चीज़ है कि आपको अपने समय का महत्व तो समझना होगा। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, 2 महीने का समय कुछ भी नहीं होता है, तो आपको अपने समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि अपनी प्लान्स पर स्टिक करना है आपको, स्टिक टू प्लान्स। इन 2 चीज़ों को तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, हाईलाइट से, काली पेन से नोट कर लीजिए, हेडिंग से नोट कर लीजिए, क्योंकि समय का महत्व और स्टिक टू प्लान्स, ये 2 स्ट्रेटजीज बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप अपने प्लान पर स्टिक नहीं करा तो आप जो है प्लान बदलते रहेंगे और आपका 2 महीने का समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो रणनीति आप, जो टाइम टेबल आप शुरू में बनाएं, आप उसी को फॉलो करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, उस स्ट्रेटजी पर भरोसा रखिए, क्योंकि बहुत सोच समझ करके ही आपने वो प्लान बनाया होता है। तो बहुत छोटी छोटी विचलनों से आप प्रभावित होकर के अपने प्लान्स को मत बदलिए, अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज मत करिए, ठीक है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है आप सहायता से अच्छे स्कोर करेंगे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी
जो है 2 महीने की। मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। मैंने स्ट्रिक्टली टाइम टेबल बनाकर इसलिए नहीं दिया है आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का जो है अपना अपना व्यक्तित्व अलग होता है और उसको अपने हिसाब से चलना चाहिए। तो आप अपना टाइम टेबल इस स्ट्रेटजी को मोटे तौर पर ध्यान में रखते हुए बनाइए और अपनी जो है टाइम टेबल को अच्छे से तैयार करिए। कितने दिन किस यूनिट को देना है ये भी मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया किस यूनिट से कितना वेटेज मिलता है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि किस यूनिट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बेस पर अपनी टाइम टेबल को बनाइए, कितना दिन किस यूनिट पर इन्वेस्ट करने हैं ये तैयार करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ हम बहुत जल्दी आपके बीच अवेलेबल करवाने वाले हैं। यूनिट वाइज PYQ हम आपके बीच सॉल्व ज़रूर करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।